हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में फिर से बहुत दिनों के बाद दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। आज से फिर से जो वीडियो डालने की जो कंटिन्यूटी है, जो वीडियो हम डालते आ रहे थे इतने दिनों से, कुछ दिनों से बीच में हमने ब्रेक कर दिया था। आज से फिर से हम स्टार्ट करेंगे वीडियोस को डालना, ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का हिस्ट्री हिस्ट्री चैप्टर 2 ओके एनसीईआरटी बुक से ये जो वीडियो मैं आपके सामने आपके लिए आज लेकर के आई हूँ, ये वीडियो जैक बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो से बहुत इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म के बारे में मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। यूरोप में उसके बाद सोशलिज्म आने के बाद यूरोप में किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ, इस चैप्टर 2 में मैं आपको आज अच्छे से बताने जा रही हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, इसे हम हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि यूरोप में सोशलिज्म यानी समाजवाद, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रूसी क्रांति यानी रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द एज ऑफ सोशल चेंज की क्या है ना। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं, सामाजिक परिवर्तन का युग या टाइम पीरियड बोलिए या जो भी, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, आपने प्रीवियस चैप्टर में यानी कि इससे पहले का जो अध्याय आपने जिस चैप्टर को आपने पढ़ा, उसमें आपने फ्रांसीसी क्रांति को यानी फ्रांसीसी रेवोल्यूशन को के बाद यूरोप में कितना ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के लिए इतनी ज़्यादा शक्तिशाली जो विचारधारा आगे बढ़ी थी, है ना। उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा, अच्छे से आपने डिटेल में उस चीज़ को जाना, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर में के क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस किए, है ना, संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि 18वीं सेंचुरी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ था, है ना। जो समाज की इकोनॉमिक जो हमारी जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी की इकोनॉमिक के बाद उन्होंने क्या देखा कि सामाजिक सत्ता, उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो कुलीन वर्ग होते हैं और जो चर्च होते हैं उनका पावर पूरी तरह से देखा गया, ठीक है, उनके नियंत्रण में था। लेकिन क्रांति के बाद ये जो स्ट्रक्चर था उसको बदलना संभव दिखाई देने लगा कि रेवोल्यूशन के बाद ऐसा लगने लगा कि वो एक मोड़ आ चुका है कि अब हम इस चीज़ में यहाँ इस जगह पे हम चेंजेस को ला सकते हैं। ओके, सो ये अब पॉसिबिलिटी होने लग गई थी, पॉसिबिलिटी की संभावना थी कि अब ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह से यूरोप और एशिया सहित बहुत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इंडिविजुअली तरीके से जो इंडिविजुअली राइट्स जो होते हैं यानी व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं उसके स्वरूप और जो सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई, ठीक है। और भारत में राजा राम मोहन रॉय डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंस का उल्लेख किया गया। और बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े थे, एक साथ मिलकर उन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। आगे चलकर बहुत सारे उपनिवेशों ने यानी कि धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज़, है ना, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज, किस तरह से एक समाज को चेंज करने में उन लोगों की विचारधाराएं सामने आई, है ना, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। मगर हम ये आगे देख रहे हैं कि नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सोसाइटी, कि यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। लोगों को ये चीज़ पसंद में नहीं आ रही थी, लोग नहीं चाहते थे कि, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि समाज में किसी तरह का परिवर्तन हो, सोशल चेंज किसी तरह का भी हो, है ना। तो इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी, सबके अपने अपने
क्या धारणाएं होती हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव चाहते थे, है ना, बदलाव लेने के लिए, बदलाव चेंजेस लाने के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत चाहते थे कि जो चेंजेस हो रहा है वो वेरी स्लोली हो। कैसे हो? स्लोली हो, बहुत फास्ट ना हो, कि चेंजेस अगर हो रहा है तो एक समय के साथ धीरे धीरे होना चाहिए, बहुत तुरंत में अचानक से सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोगों की धारणाएं ऐसी भी थी। ओके। और भी एक बात मानी ये जाती है कि समाज का जो फिर से रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रीस्ट्रक्चर सोसाइटी को जो बनाया गया, है ना, फिर से जो बनाया गया, उसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव्स, है ना, बहुत सारे कंजर्वेटिव्स, समवेयर कंजर्वेटिव्स, अदरवेयर लिबरल्स एंड रेडिकल्स। हमने उसमें कंजर्वेटिव्स यानी कि उदारवादी, रेडिकल्स यानी कि कट्टरपंथी जिसे हम कह सकते हैं, और कंजर्वेटिव्स में हम रूढ़िवादी, रेडिकल्स में हम कट्टरपंथी, और लिबरल्स में हम उदारवादी का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके। सो उसके बाद उस समय के टाइम पीरियड में इन शब्दों का मतलब क्या था? ये जो तीन वर्ड आ रहे हैं, इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स, है ना। लिबरल्स यानी कि उदारवादी, रेडिकल्स यानी कि कट्टरपंथी, एकदम कट्टर टाइप, और कंजर्वेटिव्स में हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव्स हैं यानी कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच के हैं। ठीक है। अब उस समय के संदर्भ में लोगों में के मन में इनका क्या मतलब था, क्या मीनिंग था, ये हम नहीं बता सकते। पॉलिटिकल को लेकर के इन धाराओं में क्या फ़र्क थे, कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, या हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर हाल और परिवेश में एक नहीं हो सकता, है ना। तो इस चैप्टर में हम 19वीं सेंचुरी की कुछ इम्पॉर्टेंट राजनीतिक परंपराओं के बारे में, है ना, अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने चेंजेस के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंसिडेंट यानी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना, ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे समाज के रेडिकल्स पुनर्गठन यानी कि जो कट्टरपंथी हैं उनको फिर से एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके फलस्वरूप किस तरह से सोशलिज्म 20वीं सेंचुरी का एक स्वरूप तैयार करने वाले एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बना, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है समझने लायक, वो जो पॉइंट्स मैंने पहले ही बताया, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, है ना। लिबरल्स यानी कि उदारवादी, रेडिकल्स यानी कि कट्टरपंथी, और कंजर्वेटिव्स में हम बोल सकते हैं रूढ़िवादी। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसे हम अभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। समाज परिवर्तन के जो सपोर्टर्स होते हैं, समाज परिवर्तन में जो एक वन ऑफ द ग्रुप विच लुक द चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स, है ना, उसमें जो एक नाम आता है वो है लिबरल्स, जिन्होंने पूरी तरह से समाज को चेंज करने की बात कही। उदारवादी यानी कि लिबरल्स ऐसा राष्ट्र चाहते थे, ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को इक्वल, है ना, टॉलरेटेड ऑल रिलीजियस, कि सभी धर्मों को बराबर और सम्मान की जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की जो सरकार थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ठीक है। किसका समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। इस चीज़ को वहाँ पे देखा गया था, और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो जो लिबरल समुदाय था, लिबरल्स जो थे यानी उदारवादी समूह, वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। उनका कहना था कि वंशानुक्रम नहीं चलना चाहिए। अगर जैसे कोई फादर है, उसके डेथ के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा ही वहाँ का उत्तराधिकारी होगा। ये इसके खिलाफ थे। ठीक है। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, कि
इंसान को उसके अधिकार किस तरह से मिलने चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है, कोई इंसान है, उसे उसका राइट्स किस तरह से मिले। तो लिबरल्स का ये मानना था कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को किसी एक अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, कि सरकार को हमें वैसा कोई अधिकार नहीं देना चाहिए कि वे उनका किसी भी इंसान का अपना अधिकार जो है वो छीन पाए। ठीक है, यह समूह प्रतिनिधित्व और आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, न्यायपालिका द्वारा स्थापित किया गया था। और हम इसमें ये देखते हैं बच्चों कि एक समूह जो होता है जिसको हम लोग डेमोक्रेट कहते हैं, है ना, डेमोक्रेट यानी कि लोकतांत्रिक, क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं डेमोक्रेट की बात जब हम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है ना, उन्हीं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वही सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकते हैं। जो प्रॉपर्टी, मेनली जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकते हैं। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए भी वोट देना वो लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड नेशन, रेडिकल्स कैसा नेशन चाहते थे, तो ऐसी सरकार के पक्ष में थे वो लोग रेडिकल्स जो थे, जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन, है ना, सफ्रिजेट मूवमेंट आंदोलन के समर्थक थे, उदारवादियों के विपरीत थे। लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपति यानी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्राप्त किसी भी तरह के जो एक होता ना प्रिमिटिव पावर यानी कि बहुत विशेषाधिकार के खिलाफ थे वो लोग, कि किसी को आप विशेषाधिकार नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव पावर, लिबरल्स को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि हम किसी को भी प्रिमिटिव पावर नहीं दे सकते। ओके, तो विशेषाधिकार की बात यहाँ पे की गई कि नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल उन लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण ही विरोध जरूर करते थे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स इसके विपरीत जस्ट अपोजिट है ना, अपोज रेडिकल्स एंड लिबरल्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के अपोजिट हम कंजर्वेटिव्स को देखते हैं। उसके जस्ट विपरीत बात करने वाले लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन पर जोर देने लग गए कि महिला मताधिकार आंदोलन होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने उदारवादियों के विपरीत ये भी देखा कि बड़े जमींदारों के संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ होना चाहिए। रूढ़िवादी तबका रेडिकल्स उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। उन्हें लगा था कि हमें भी बदलाव की ज़रूरत है। पुराने समय में यानी कि 18वीं सेंचुरी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों के विरोध थे, है ना, उसके अगेंस्ट थे कि हमें किसी भी तरह का परिवर्तन यानी कि चेंजेस नहीं चाहिए, हमें चेंजेस नहीं चाहिए, हम किसी भी चेंज की बात नहीं करते हैं, हमें नहीं चाहिए चेंज, किसी भी तरह का चेंज हमें नहीं चाहिए। बट बाद में जा कर के वो इस चीज़ की मांग करने लगते हैं कि हमें भी चेंज चाहिए, अब हमें भी कुछ परिवर्तन हमारे लिए भी बहुत आवश्यक हो गए हैं। परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, यानी कि वो रूढ़िवादी से रिलेटेड थे। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी बातों को मानने वाले लोग, पुरानी बातों का समर्थन करने वाले लोग, कि पुरानी चीज़ों का महत्व हमें घटाना नहीं चाहिए, उसका सम्मान हमें उसी तरह से बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, अर्थात अतीत को हम पूरी तरह से ठुकराया ना जाए। बदलाव की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होनी चाहिए। ओके, उसके बाद फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद पैदा हुई जो राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए, बहुत ज़्यादा टकराव हुए। 19वीं सेंचुरी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण के विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से हम
पॉलिटिकल चेंजेस को ला सकते हैं। 19th सेंचुरी में ये चीज़ ने 19th सेंचुरी में इन धाराओं को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने जो सोशलिज्म को यानी कि समाजवाद में किस तरह से जो 3 ग्रुप हमने देखे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, किस तरह से इन तीनों की अलग अलग विचारधाराएं थी कि इनके अकॉर्डिंग किस तरह से समाज में बदलाव होना चाहिए, किस तरह से समाज के बदलाव में जो सरकार बनती है या जो सरकार आती है, जो गवर्नमेंट हमें चाहिए, तो तीनों की धारणाएं अलग अलग है और उनके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग सरकार की मांग वो करते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। सबकी डिमांडेड अलग अलग है, सबकी धारणाएं अलग अलग है, सबके थॉट्स अलग है, सबके विचार अलग हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर आगे बढ़ा के 1.2 पॉइंट जो है उसमें हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज को देखते हैं, यानी कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन को हम देखेंगे अभी। ओके, सो यहाँ लिख देती हूँ मैं, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक वेट सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज का मतलब होता है बच्चों औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या टॉपिक है उसे हम जानते हैं कि राजनीतिक रुझान, जब हम पॉलिटिकल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हम नए साइन को देखते हैं, न्यू टाइम को देखते हैं। ठीक है, नए युग की धारणा को मानते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं। ये जो दौर है गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। इसमें हमने क्या देखा, इट्स टाइम टू प्रोफाउंड द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ओके, ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। ठीक है, न्यू सिटीज़ को हम देख रहे थे, चेंज हो रही थी, नई नई शहरों को बसाया जा रहा था और ये नए शहर औद्योगिकी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। ठीक है, जिसमें रेलवे एक्सपेंडेड, यानी कि रेलवे का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी तरह से संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, उनका जो टाइम पीरियड होता था काम करने का वो बहुत लंबा माना जाता था। ठीक है, बहुत लंबे समय तक उन्हें काम करना सकता था, लेकिन मजदूरी जो उन्हें मिलती थी वो बहुत ही कम दी जाती थी। ठीक है, बहुत ही कम पैसे में उन्हें काम करवाया जाता था। बेरोजगारी वहाँ की आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जा रही थी। धीरे धीरे हमें वहाँ पे बेरोजगारी देखी जाने लगी कि वहाँ का मेन प्रॉब्लम क्या है, कि वहाँ की प्रेम प्रॉब्लम बेरोजगारी है। ठीक है, शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और साफ़ सफाई का काम भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि किस तरह से हम हर चीज़ में चेंजेस लाएं। और जो उदारवादी और रेडिकल्स, यानी कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, उन दोनों की इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये दोनों मिलकर, दोनों पार्टी मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि किस तरह से हम इस चीज़ का सॉल्यूशन, इसका हल निकालें। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व थे। ठीक है, स्वामित्व थे यानी कि अपनी ज़मीन, अपने मालिक, ऑनर जिसे हम कहेंगे। बहुत सारे रेडिकल्स और बहुत सारे लिबरल्स के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसीलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों में ये जो चेंजेस हमें चाहिए, यानी कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को हम इस तरह से हटा पाएँ। ठीक है, इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ावा देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ किया जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए,
अगर हम पढ़े लिखे काम करने वाले नौकरी पेशा लोग होंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार यानी कि प्रिमिटिव पावर के विरुद्ध थे, है ना। व्यक्तिगत प्रयास और श्रम उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक इंसान को, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्सन को अगर हम आज़ादी दिलाएं, है ना, स्वतंत्रता दी जाए, गरीबी को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज में बहुत पूरी तरह से तरक्की कर सकता है। समाज पूरी तरह से जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से डेवलप हो सकती है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, है ना, जो मेल और फीमेल थे, वो लिबरल्स और रेडिकल समूहों की पार्टियों में इधर उधर गोलबंद हो गए थे, यानी कि सबको चेंज कर दिया गया था। यूरोप में देखा गया था, यूरोप में जो यहाँ पे हम बात करेंगे 1815 यानी कि 1815 में यूरोप में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए जो राष्ट्रवादी यानी नेशनलिज्म, उदारवादी, लिबरल्स, रेडिकल्स आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। उसके बाद फ्रांस, इटली, है ना, रसिया, जर्मनी, रूस के लोगों ने क्रांतिकारी, वहाँ के लोग रेवोल्यूशन में उन्होंने हिस्सा लिया, वो लोग रेवोल्यूशनरी के रूप में जाना जाने लगे और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे कि किस तरह से राजा का जो तख्ता है उसे हम पलट दें, उसके तरफ की जो बातें हैं उस चीज़ों को हम पलट सकें, उसके खिलाफ हम बात कर सके। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे बच्चों, जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। ओके, उसके बाद 1815 में ये देखा गया कि 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़ीनी ने, है ना, किसने, गिसेप्पे मैज़ीनी ने लक्ष्य प्राप्त किया था। ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने जितने भी उनके सपोर्टर्स थे, जितने भी समर्थक के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। उन्होंने जिस रचना को लिखा था उन सारी रचनाओं को दुनिया के सभी लोग उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को, जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे सभी उनके द्वारा रची गई रचनाओं को वे लोग पढ़ते थे। ठीक है बच्चों आज की वीडियो में आप इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट का जो टॉपिक है यूरोप में समाजवाद का आना, यानी कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, ये जो टॉपिक है इसे मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगी, यानी कि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, इसका पार्ट 2। ओके, सोशलिज्म, जिस चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2, ये था आपके लिए पार्ट 1। ओके, सो पार्ट 1 में हमने 3 टॉपिक को जाना। द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग किस तरह से आया, हमने इससे जाना। उसके बाद हम लोगों ने सोसाइटीज़ जो 3 ग्रुप्स आए जिनकी अलग अलग धारणाएं थी, जो नंबर 1 थी लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, हमने उस चीज़ को जाना। नेक्स्ट हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज को जाना, जिसमें औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन की बात की गई, किस तरह से बेरोजगारी को हटाने के लिए औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन यानी चेंजेस की बात कही गई। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है बच्चों, बाकी का आधा जो नेक्स्ट चैप्टर के आधा हिस्सा जो बच गया, बाकी का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। ठीक है, सो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो में आप कमेंट करें। अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ आप अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। कुछ चेंजेस चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ा, अगर आप इस वीडियो में भी कुछ चेंजेस चाहते हैं अपने लिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, सभी के बीच, ताकि स्पेशली क्लास 9 के लिए, इन बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है जो जैक बोर्ड के हैं और CBSE बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उन बोर्ड्स के बच्चों के लिए ये चैप्टर वेरी वेरी यूज़फुल फॉर
दिस उन सभी क्लास के बच्चों के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाई है अभी, ये सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों आप लोगों के लिए मैं परमजीत इतना ही लेकर आई थी। बाकी का जो आगे का वीडियो है, आगे का जो पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों।